हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे देश में जो नववर्ष मनाने के तरीके हैं वो दो हैं। पहला तो देसी भारतीय तरीका जो कि परंपरावादी है, जो हमारे पुराने समय से कैलेंडर चला आ रहा है, जिससे भारतीय कैलेंडर कहते हैं, उस हिसाब से है। उस हिसाब से नववर्ष था कल 31 दिसंबर को। मैं उन सभी भाइयों को नववर्ष की बधाई देना चाहता हूँ 31 दिसंबर के हिसाब से, जो भारतीय परंपरा या भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अपना नववर्ष मनाते हैं। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और नया साल आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लेकर आए। एक है जी ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर, उस हिसाब से नववर्ष बनता है आज 1 जनवरी 2022 को। तो मैं उन सभी भाइयों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज नववर्ष मानते हैं। आप सभी के जीवन में भी नववर्ष नई उम्मीदें, नई संगम, नई खुशियां, नई शांति और नई तरह की समृद्धि लेकर आए। आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाए दोस्तों। इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज 1 जनवरी 2022 के हिसाब से हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा ही पंगा कर दिया चीन ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में 15 नए नाम चीन की टेरिटरी के हिसाब से रख दिए हैं। मतलब समझ रहे हो, चीन ने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारी टेरिटरी है और इसने अपने 15 नाम इस क्षेत्र में अपने हिसाब से रख दिए हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। चीन और अरुणाचल प्रदेश, चीन और भारत के बीच में जो कि सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा और ये 1914 में बनाई गई थी। भारत इसको ऑफिशियली मानता है पर चीन इसको अपनी सीमा रेखा नहीं मानता, इसी करके वो इसका बार बार उल्लंघन भी करता है। पिछले दिनों उसने पहले यहाँ पे कुछ बस्तियाँ भी, कॉलोनी भी बसा दी थी इस सीमा का उल्लंघन करते हुए। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए मैं आपको वो फैक्ट बता देता हूँ जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर नेफा टर्म आ जाए, नेफा टर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तो ये मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीमा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दो आते थे, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन इस पर बहुत बार बन जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दो स्टेट थे ये जो नेफा में आते थे, और नेफा को 1987 में तोड़ के दो स्टेटों को प्रमुखता राज्य बना दिया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है नेफा को तोड़कर कब इन दोनों को स्टेट बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा ये तीनों स्टेट बने थे 1987 में। इससे जुड़े हुए मैं बता दूं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये पहाड़ियां हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है जो, वो आपको बताना है। सबसे पहले आता है डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ऐसे पूछेंगे नॉर्थ टू साउथ इन चार पहाड़ियों का सीक्वेंस बताइए, तो सबसे नॉर्थ में है डाफला, उसके बाद है मीरी, उसके बाद है अबोर, फिर उसके बाद है मिसमी। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, DMAM, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं बता देता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है भारत में वो अरुणाचल प्रदेश से ही करती है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत देश में किस स्टेट में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में ही करती है। और इसका नाम भी पूछ लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र जो पड़ता है वो पड़ता है असम में। इसके साथ ही मैं बता दूँ अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का इतना मेन राज्य है, इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। देखो यही एकमात्र ऐसा देश है नॉर्थ ईस्ट का जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक इसकी सीमा चीन से लगती है, एक भूटान से और एक म्यांमार से। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन बनता है, म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला स्टेट भी अरुणाचल प्रदेश ही है। देखो चीन, भूटान और म्यांमार, एक स्टेट तीनों से लगता है वो है अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार से सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमारे किस राज्य का लगता है, बिगेस्ट बॉर्डर, वो भी अरुणाचल प्रदेश का लगता है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन 2018 के प्रीलियम में आया था, यूपीएससी में, SSC, CGL, HSSC हर जगह पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश के पाखुई जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके सिवाय 2 नेशनल पार्क और हैं अरुणाचल प्रदेश में, मोलिंग नेशनल पार्क
और नामदाफा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नामदाफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही चल पड़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ ये है कि चेन्नई में अभी बारिश हो रही है। चेन्नई में बारिश होने के कारण है ना, इसमें बाढ़ के आसार बन गए हैं। चेन्नई कहाँ का स्टेट, कहाँ का क्षेत्र है? ये तमिलनाडु राज्य का क्षेत्र है। और मैं इससे जुड़े हुए आपके फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। हमारे देश में क्या है कि मॉनसून आती अलग टाइम पे और जाती अलग टाइम पे, उसके आने का तरीका भी अलग है और जाने का तरीका भी अलग है। जब वो आती है तो केरल से भारत में प्रवेश करती है। केरल से प्रवेश करके वो पूरे भारत में जिस रास्ते से आती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि वो इसी तरीके से भारत में प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम की दिशा से, ठीक है। और वो दो भागों में बंट जाती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा। फिर वो आती है वो शुरू में जून में और वो वापस मुड़ जाती है सितंबर में। और सितंबर में जब वो वापस मुड़ती है तो वो हरियाणा पंजाब के मैदानों से मिलके, दोनों शाखाएं, अरब सागर वाली और बंगाल की खाड़ी की शाखा, आखिर में पूरे देश में घूम के वो क्या करती हैं कि हरियाणा पंजाब के मैदानों में मिल जाती हैं और यहाँ से वो वापस लौट जाती हैं। जब वो वापस लौट जाती हैं तो जाते जाते वो फिर बारिश करती हैं। आते टाइम तो वो पूरे देश में बारिश करती हैं, जब वो भारत में प्रवेश करती हैं जून से लेकर सितंबर तक। लेकिन सितंबर से जब वो दिसंबर तक रिट्रीट होती हैं, यानी कि वापस मुड़ती हैं, सिर्फ देश के एक हिस्से में बारिश करती है लौटती हुई मानसून, वो है तमिलनाडु चेन्नई में। देखो पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया मैंने आपका। तमिलनाडु चेन्नई में एक ही जगह बारिश करती है और वो भी लौटती हुई मानसून करती है। और ये मैं बता दूं जो इसका लौटने का तरीका होता है ना, जैसे हरियाणा पंजाब से लौटेंगी, ये बंगाल की साइड से होकर फिर तमिलनाडु में जाती हैं। तो इसकी दिशा देखिए आप कौन सी होगी। हरियाणा पंजाब से उत्तर, यानी कि हरियाणा पंजाब उत्तर में है, और उत्तर से ये फिर बंगाल की तरफ से होके जाते तमिलनाडु में जाते हैं, तो उत्तर और पूर्व, बंगाल पूर्व में हो गया। तो इनको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटती हुई उस दिशा से जाती हैं। और ये उत्तरी पूर्वी मानसून जो कहाँ पर बारिश करती है? तमिलनाडु में। और किस समय करती है? जब ये लौटती हैं। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लौटती हुई मानसून, जिनको उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है, ये तमिलनाडु, सिर्फ तमिलनाडु में बारिश करती हैं पूरे देश में, और इसे सर्दियों की बारिश कहा जाता है। देखो अभी सर्दियां चली हुई है ना, और नवंबर दिसंबर के महीने में। ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक। यानी अभी जो चेन्नई में बारिश हो रही है, ये पूरे देश में सिर्फ चेन्नई और तमिलनाडु स्टेट में हो रही है और कहीं नहीं हो रही। और ये कौन कर रही है? जब अब मानसून हमारे देश से लौट रही है। और ये किस दिशा से लौट रही है? उत्तरी पूर्वी दिशा से लौट रही हैं। और ये कौन सा सीजन चल रहा? भी इसे सर्दियों की बारिश कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि सर्दियों की बारिश किसे कहा जाता है, वो कहाँ पे बारिश करती है, ठीक है। और कौन से महीने में करती है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी में करती हैं। 3 महीनों में, ज़्यादा नवंबर दिसंबर आएगा, दिसंबर जनवरी भी आ जाए तो इसमें करती हैं। ये था आपका टॉपिक। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो आपका अगला टॉपिक है वो है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला ये एक ट्रेडिशनल मेला है और क्षेत्रीय मेला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर गंगा का महत्व बताया जाता है और ये हमारे कल्चर से जोड़ के लगाया जाता है, और ये वेस्ट बंगाल में लगता है। ये जो गंगा सागर मेला है ये वेस्ट बंगाल में लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेलों पे, कल्चर पे, डांसेज पे, इन सब पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। इसके साथ ही मैं बता दूं, साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं हमारे देश में। साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि लिटरेचर में, साहित्य में दिए जाते हैं। और 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड नमिता घोषले को मिला है। ये नमिता घोषले को मिला है। ये कोई भी राइटर होता है तो उसकी एक बुक होती है, उसी को लेकर ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। और इन्होंने जो बुक लिखी है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड मतलब चीज़ें जो पीछे छोड़ने लायक हैं, इनके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड नमिता घोषले को मिला है 2021 में। इसके साथ ही बता दूं, ये साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में शुरू किए गए थे। ये साल भी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। और ये ज्ञानपीठ है, साहित्य के अवार्ड में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके बाद साहित्य का सबसे बड़ा दूसरा अवार्ड है।
और एक बार इनको जनता पार्टी के द्वारा 1978-1980 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1981 में इनको दोबारा से शुरू कर दिया गया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये सोशल मीडिया पे, कैंपेन पे, होम मिनिस्ट्री के पेज पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये राइट टू पी यानी कि वॉशरूम जाने का अधिकार, यानी कि मूत्र विसर्जन करने का अधिकार आप इसे बोल सकते हो। ये नागपुर महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है और आपको पता है एप्लीकेशन पे, सोशल मीडिया हैंडल के हिसाब से, तो उस हिसाब से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम पूछता है। राइट टू पी क्या है? यानी कि हमें भी स्वच्छ भारत में टॉयलेट करने का अधिकार है और हमारे नागपुर में टॉयलेट की कमी है या टॉयलेट ना के बराबर है। तो इसको लेकर एक कैंपेन चलाया गया है जिसे दीवारों पर, सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह लिखा जा रहा है। तो ये कहाँ पर चलाया जा रहा है? नागपुर महाराष्ट्र में। ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत बनने लग गए। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ब्रिटेन, इन तीनों का एक ग्रुप बना है जिसे ओकुस बोलते हैं। ओकुस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको याद करने का अच्छा तरीका बता देता हूँ। ओकुस मतलब ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ओकुस तीनों का ग्रुप है। इनके बीच में एक समझौता हुआ है। ये समझौता क्यों हुआ है? क्योंकि ये चाइना को टैकल करना चाहते हैं। चाइना ज़्यादा पावर में आ रहा है। ये चाइना को अलग अलग ग्रुप बना के, चाइना को अकेला छोड़कर इसको टैकल करना चाहते हैं। और ये समझौता इन तीनों देशों के बीच में नौसैन्य परमाणु सूचना आदान प्रदान को लेकर हुआ है। कोई भी देश है ना, वो नौसैन्य सूचना परमाणु आदान प्रदान तभी करेगा जब उनके बीच में बहुत ज़्यादा विश्वास है। उसमें उनके हथियार भी होते हैं, पनडुब्बियाँ भी होती हैं, डिफेंस सिस्टम भी होता है। कोई भी डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो भी सूचना आदान प्रदान होता है ना, वो तभी होगा जब उनके बीच में एक ग्रेट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो परमाणु सूचना आदान प्रदान नौसेना नेवल वाला हुआ है, तो ये तीन देशों के बीच में हुआ है और ये चाइना को काउंटर करने के लिए हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। अब चलते हैं अगली और आखिरी न्यूज़ पर आज की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्राइबल एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया और महिलाओं का एरिया, इन तीनों को लेकर एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर छोटा एग्जाम है फैक्चुअल, अगर बड़ा एग्जाम है तो कॉन्सेप्चुअल। छोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे ट्राइफेड के बारे में बताइए क्या है ये, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। यानी कि ट्राइफेड है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ। ये HSSC, UPSSC ने एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेंगे। इसका मतलब है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ, यानी कि भारत की जनजातियों के लिए सहकारी, मतलब कि अपने लेवल पर सभी मिलकर काम करेंगे। एक संघ बनाया जिसका नाम है ट्राइफेड। जो ये सहकारी विपणन संघ है, ये अभी से नहीं है, पहले से है, लेकिन ये जो काम करता है ये परमानेंट इनकी भलाई के लिए काम करता रहता है। ये इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइफेड क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो जनजातीय भलाई के से जुड़ा हुआ ये। इसने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम है वन धन क्रॉनिकल। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, हर स्टेट एग्जाम में या सेंटर के एग्जाम में ट्राइफेड ने एक पोर्टल लॉन्च किया है भारतीय जनजातियों की भलाई के लिए। उसका क्या नाम है? वन धन क्रॉनिकल है। और इसका मुख्य पर्पज़ क्या है कि जो शहद की 14-15 किस्में हैं ट्राइबल एरिया में, अब उन किस्मों को स्पेशल स्टेटस देकर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दिया जाएगा, ताकि ट्राइबल लोगों की इकोनॉमी बढ़े और उनको मार्केट में एक मुख्य दर्जा मिले। तो इस पोर्टल के थ्रू दिया जाएगा और इसका नाम है वन धन क्रॉनिकल। शहद इनका जो ट्राइबल लोगों का क्षेत्र, जो कि जनजातीय लोग होते हैं, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल, इस क्षेत्र में, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, इनके लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन धन क्रॉनिकल जो एक पोर्टल लॉन्च किया है ट्राइफेड ने, जो कि जनजातियों की भलाई के लिए काम करती है और ये इनको MSP देगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये भी। इसी के साथ ही आज का जो डिस्कशन है हमारा करंट अफेयर का, वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और दोनों तरह के जो
नववर्ष मनाने वाले लोग हैं, परंपरावादी भारतीय लोग, और जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले लोग, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले लोगों को भी और साथ में परंपरावादी लोगों को भी मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। सभी खुश रहो, मौज करो, ऐश मारो। जय हिंद, जय भारत।